नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स के उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आज आपके रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर चेक करिए। और जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए थे वो स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लाभ हानि से लिया गया है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य $1400 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा है ये चेक करिए। क्रय मूल्य यानी कि सीपी ये आपको दे रखा है $1400। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस पर हमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कोई वस्तु $1400 की थी और उसे बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1400 का 20% कितना हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर अलग आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 20% के लाभ को लिखते हैं 6/5। ठीक है, और देखिए ये कितनी बार कट जाएगा 5 से 1400, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0। ठीक है, 280 बार कट गया और 280 की गुणा अगर हम 6 में कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये। देखिए 600, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है ये कितना निकल के आ गया 1680। कब निकल के आया, जब इस पर 1400 पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 1680, कॉस्ट प्राइस कितना था 1400। लेकिन सवाल में पूछा गया है अंकित मूल्य, और आपको पता है अंकित मूल्य हमारा क्या होता है, जो आपका एमआरपी होता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, जो आपके किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है। तो देखिए अंकित मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि एमआरपी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, 1680 का जो विक्रय मूल्य था इस पर कितने प्रतिशत की छूट देनी है। देखिए 12.5% की छूट। ठीक है, तो 1680 का जब हम 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1680 का 12.5% की छूट निकालेंगे तो देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो और छूट के लिए हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे और पीछे के लिए हम क्या करेंगे, उल्टी गुणा कर देंगे। यानी कि 8 तो ऊपर लिखेंगे और 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लो। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 240 बार कट गया और 8 की गुणा अगर हम 240 में कर दें तो कितनी बार जाएगा ये, सॉरी कितना हो जाएगा ये 800, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया अंकित मूल्य। और इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो $1920 आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से लिया गया है और इसमें बोला है कि यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 8 पुरुष या 12 महिलाएं, इसका मतलब है कि 8 पुरुषों के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 12 महिलाएं। ठीक है, या तो कार्य पुरुषों पर करा लीजिए या महिलाओं पर कार्य करा लीजिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हमने ये कार्य कराया महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो हमने कहा कि 12 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं, 25 दिन में। ठीक है, यहाँ तक सवाल हो गया। अब देखिए 8 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है, 12 है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, जितना कट सकेगा उससे काटेंगे। देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8,
और 4 तिया 12, यानी कि 2 पुरुष के बराबर कितनी है, 3 महिलाएं, और कार्य कितने के बराबर कराना है, 6 पुरुष और 11 महिलाओं का। ठीक है, यदि 2 पुरुष के बराबर 3 महिलाएं हैं तो 6 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 9 महिलाएं हो जाएंगी ना। ठीक है, तो देखिए 6 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं तो ये हो गई, और 11 महिलाएं ये ऑलरेडी है, तो 11 और 9 कितनी हो गई, 20 होगी ना। तो 20 महिलाओं के द्वारा वही कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। ऊपर वाली जो संख्या है इनके आपस में गुणा करनी है और नीचे वाली संख्या से करना है भाग। ठीक है, तो देखिए 5 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा, ये 4 तिया 12, और 5 की 3 में गुणा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 15 दिन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका त्रिभुज से लिया हुआ है और इसमें क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजाओं को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा आपका 90 डिग्री का होगा। और देखिए इसमें एक भुजा 3 है और दूसरी 4 है, तो तीसरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 5, और यही इसमें बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि इसका परिमाप कितना है, 3600, यानी कि तीनों भुजाओं का योग 3600 है। और यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं का योग कितना है, 4, 3, 7, 5, 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3600 दे रखा है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजा यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स नहीं दे रखी है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार। ठीक है, मान के चलिए x का मान निकल के आया है 3, और 3 की गुणा अगर हम 5 में कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, और ये आधार कितना निकल के आ जाएगा, 3 तिया 9, और ये लंब कितना निकल के आ जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो हमें पता चल गई त्रिभुज की भुजाएं एक कितनी है, 9, दूसरा लंब कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 15। और आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 गुणा आधार कितना है, 9, ऊंचाई कितनी है, 12। सोल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 छिक्के 12, और 6 की गुणा अगर 9 में कर दे तो 9 छिक्के 54, क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल। ठीक है, और ये किस में निकल के आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मिश्रण से संबंधित है और इसमें बोला गया है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले डॉलर को, सॉरी, $60 प्रति किलोग्राम वाले चावल को $90 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण कितना हो जाए, $70 प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक एलिकेशन मेथड होता है और उसे कैसे लगाएंगे। तो पहले प्रकार का जो चावल है वो कितने डॉलर का है, 60 का, और दूसरे प्रकार का जो चावल है वो कितना है, $90 प्रति किलो के हिसाब से। और इन दोनों का जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, 70। जो टोटल दे रखा होगा उसे बीच में लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ। ठीक है, 90 में से 70 को घटा दो, कितना हो गया, 20, और 60 में से 70 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 10। इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अनुपात लगा दो। देखिए अनुपात में 1 0 से 1 0 काट दो तो कितना बचा, ये 2:3। ठीक है, और यही इसमें पूछा गया है। ठीक है,
कि चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो चावल को मिलाया जाना चाहिए 2:3 के में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली ट्रेन हमने ए मानी और दूसरी ट्रेन मान ली हमने बी, और इनकी चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 7:8। ठीक है, क्या है ये आपकी स्पीड का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रही है, 4 घंटे में। तो 400 किलोमीटर को अगर 4 घंटे में तय कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आएगी ना। ठीक है, और ये किसकी चाल है, दूसरी वाली ट्रेन की। और लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरी वाली ट्रेन की जो चाल है वो कितना बोल रहा है, 8 बोल रहा है। यहाँ पर कितना निकल के आया, 100, और अनुपात में कितना है, 8। ठीक है, तो कितनी बार चला गया ये, 25/4। 4 से काट दो, ये 25 बार कट गया, और 4 से इसे काट दो, 2 बार कट गया। यानी कि 25/2 की गुणा अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये दोबारा से वही निकल के आ जाएगा ना। 25/4 की अगर हम गुणा कर दें तो वही निकल के आ जाएगा आपका कितना, कितनी निकल के आएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगर हम 25/2 की गुणा 7 में कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ, इसमें पहली वाली ट्रेन की ही पूछी ना। अगर 25/2 की गुणा अगर हम यहाँ पे कर दें तो पहली वाली ट्रेन की चाल निकल के आ जाएगी। तो 25 कितना हो गया, 175। ठीक है, और भाग कितने से करना है इसमें, 2 से। तो देखिए, 2 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1, उतार लिया 7, 2 अट्ठे 16, फिर से 1 बचा, उतार लिया 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये आपकी चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 88.7 किलोमीटर प्रति घंटे। और किसकी चाल निकल के आएगी, ये पहली वाली ट्रेन की। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 था, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 87 आएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 22 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो देखिए, ये कोई ट्रेन है। ठीक है, और इसकी चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की ये लंबाई है, कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा और इसे पार करने में कितना समय ले रही है, 22 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने वो लिखा है जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इस पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखिए, चाल कितनी है, चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से कर देंगे क्या, गुणा, और समय कितना दे रखा है, 22 सेकेंड। अब इसको सोल्व करो, 18 चौके 72, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, और 20 की गुणा अगर 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी कि 440 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी दूरी जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है,
और देखिए 440 में से अगर 200 मीटर का अगर हम प्लेटफॉर्म को माइनस कर दें तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? 240। ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 240 मीटर। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आयु से संबंधित है और इसमें बोला गया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, पिता और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:1। और ये कब का है? 5 वर्ष पहले का। लेकिन योग कब का दे रखा है? वर्तमान का। तो योग को भी हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। ठीक है, दो व्यक्ति हैं तो 5 वर्ष पहले या कितना हो जाएगा? 10 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 90। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का जो योग था वो था 90 और अनुपात में कितना है? योग 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा ये? 30 बार। अब ये जो संख्या निकल के आई है, अगर इस 30 की गुणा 2 में कर दे तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। अगर 30 की गुणा 1 में कर दे तो कितना हो जाएगा? 30 एकम 30। यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी? 60 वर्ष। और पुत्र की आयु की कितनी थी? 30 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले 60 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? वर्तमान में 65 है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी? 75। तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद हो जाएगी 75। और अगर आपसे पुत्र की आयु पूछता तो 35 में 10 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 45। फिलहाल में यहाँ पर किसकी आयु पूछी गई है? पिता की। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। यदि इस संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। मान के चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 13 से विभाजित करना है और शेषफल कितना बचना है? 1 बचना है। तो अगर हम यहाँ पर बीच में उस संख्या को लिख दें 14 को, तो देखिए शेषफल 1 ही तो बचेगा। 13 एकम 13 है, कितना बचा? 1। तो बात हमारी सही है। तो वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि इस संख्या के वर्ग को, यानी कि 14 के वर्ग को अगर 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा? तो 14 का वर्ग होता है 196। अब इसको 13 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, कितना बचा? 6। ठीक है, उतार लिया 6, 13 पंजे 65। तो अब शेषफल कितना बचा? अब भी आपका शेषफल 1 ही बचा। तो आंसर क्या निकल के आ गया? आंसर आपका निकल के आ गया 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यह आपका द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि यदि x-3 के वर्ग बराबर 0 तो x² - 6x + 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। यहाँ पर दे रखा है x-3 का वर्ग बराबर 0, तो इसका मतलब ये है कि x-3 बराबर 0। ठीक है, और x का मान कितना निकल के आ जाएगा? x का मान ये 3 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर आपका मान निकल के आ गया 3। ठीक है, अब जहाँ पर x है उसकी जगह पे 3 रख दो। तो देखिए x² इसका मतलब 3 का वर्ग कर दो। ठीक है, माइनस 6 गुणा x की जगह पे 3 प्लस 10। ठीक है, तो 3 क्या कितना हो गया? 9
माइनस 6×18 प्लस के 10। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले इनको जोड़ दो, 10 और 9 कितना हो गया 19। 19 में से 18 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 1 आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता कैसा है। तो मैं यहाँ पर आपको समचतुर्भुज बना के दिखा देता हूँ। ये होता है आपका समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण अलग अलग हो। ठीक है, तो देखिए इसका एक विकर्ण कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इससे हम कितना कर देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं और यहाँ पर 8 लिख देते हैं। तो भी ये 8 और 8 16 हो गया ना। ये वाला विकर्ण आपका कितना हो गया 16 का। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि क्षेत्रफल कितना है 240 वर्ग सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूँ समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण, विकर्ण को हमने डी मान लिया, दूसरा विकर्ण D2 मान लिया। यानी कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ए का मतलब मैं आपको बता दूँ ये होता है एरिया। तो एरिया कितना दे रखा है 240। ठीक है, 240 यहाँ पे लिख दिया हमने बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना दे रखा है, देखिए 8 और 8 कितना है 16। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये 8 8 अलग क्यों लिखा है, इसका कारण आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखिए गुणा D2। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं दूसरा विकर्ण आप निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से 16 कितनी बार कट गया 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 8 से 240 कितनी बार कट जाएगा, ये 8 तिया 24 30 बार कट गया ये। यानी कि दूसरा विकर्ण कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो छोटा विकर्ण है वो कम होगा, इसे 8 कर लो। ठीक है, इसे 8 कर लो। अब ये जो 30 निकल के आया इसका कर दो 15 15। ठीक है, ये 15 हो गया। नहीं तो मैं देखिए इधर बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए चित्र, आप देख लेना। क्योंकि बड़ा विकर्ण है तो उसकी भुजा भी विकर्ण बड़ी होगी। तो देखिए ये पहला 8 का, ये 8 का हो गया, ये 15 का हो गया, तो ये भी 15 का हो गया। अब समझो हमने ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो देखिए इसमें आपको ये समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा ना, देखिए ये वाला, इसमें देख लो कोई सा भी त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ये वाला देखो, दूसरे रंग से मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला एक आपको समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा ना। तो देखिए 8 15, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 17। ये हमेशा ही इसका रूल रहा है कि 90 डिग्री का जो कोण निकल के आएगा उसका नियम होता है कि अगर एक भुजा 3 है दूसरी भुजा 4 है तो हमेशा तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 5। 3 4 5, अगर 5 है दूसरी भुजा 12 है तो हमेशा तीसरी भुजा कितनी होगी 13। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या पता चला, हमें एक भुजा पता चल गई कितनी है 17। अगर एक भुजा 17 है तो ये भी 17 की होगी, ये भी 17 की होगी, ये भी 17 की होगी। तो परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो 17 को 4 बार जोड़ेंगे तो 17 चौका कितना हो गया 68। तो ये हो गया आपके समचतुर्भुज का परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फुल डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम आपको एक फुल तरीक़ा से आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देंगे पूरी डिटेल के साथ में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये आपका ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के द्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बी ओ से 70 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, पहला भुजा ये क्या त्रिभुज ए है, ये कोण बी हो गया, ये कोण हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि कोण बी और कोण सी का द्विभाजक, यानी कि क्या होगा, इसका द्विभाजक कितना हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्विभाजक का मतलब है कोण बी है, इसका द्विभाजक कर दो ऐसे, तो कोण के दो टुकड़े हो गए नहीं, और इसी प्रकार सी के दो भाग कर दो। ठीक है, इसके भी दो भाग हो गए, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, बिंदु ओ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पर कोण ए का मान कितना दे रखा है, 70। ठीक है, और ये मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है, 90 प्लस कोण A/2, कोण A/2। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोल्व कर लो। 90 प्लस 70/2, यानी कि 70/2 का मतलब कितना हो गया, 35। और 90 में अगर हम 35 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो कोण बी ओ सी का मान कितना निकल के आ गया, 125 डिग्री। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। फुल डिटेल में जानने के लिए फ्रेंड्स मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार कमेंट में करके बता देना, आपको अच्छे तरीक़ा से और भी तरीके से किस क्वेश्चनों को हम सोल्व करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दो संघ केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो वृत्त हम बना लेते हैं। पहला वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए 1 मिनट दोबारा से देखिए, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि दो संकेंद्री का मतलब है दो वृत्तों को एक ही उस पर लिखना है, एक ही बिंदु पर बनाना है। ठीक है, एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बने हुए हैं उसे बोलते हैं संकेंद्रीय। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 13 है। ठीक है, तो टोटल ये तो होगी 13। ठीक है, और ये भुजा कितनी है, 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये वाली जो भुजा स्पर्श हो रही है, जीवा जो हो रही है स्पर्श, इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें, ये भी तो त्रिज्या ही होगी, तो ये भी तो यहाँ तक 5 ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपको समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा ना, देखो ये। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर पहली भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, 13। तो इसमें देखिए 5 दे रखा है और 13 दे रखा है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक ये वाली कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, और जीवा की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो 12 ही ये हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा की लंबाई बताइए, तो लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे, देखिए
यहाँ पर बोला गया है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, 40%। प्राप्त उसने कितने करे, 120। और फेल कितने से हो गया, वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 30 अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 120 में अगर हम 30 जोड़ दें तो कितना हो गया, 150। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोनी अगर 150 अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। प्रतिशत में कितने प्राप्त करता, 40%। तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे कि 40 को 150 के बराबर रख दो, 40% को रख दो 150 के बराबर। ठीक है। 1% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 ऊपर रखो और 40 को नीचे रख दो। 1% का मान हो गया 100%। का मान निकालने के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में, एक जीरो से एक जीरो को काट दो और ये कितनी बार कट जाएगा, कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और ये कितनी बार कट गया, 75 बार। ठीक है। अब 75 के गुणा अगर हम 5 में करें तो कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो पूर्णांक कितने का था वो, 375 का। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको करा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके RW1 रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के 11 नवंबर को, ये 11 जनवरी के जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट दिया गया था उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। अन्य भर्ती का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बताइए, अगर आप यूपी पुलिस का सॉल्यूशन चाहिए या दिल्ली पुलिस का सॉल्यूशन भी चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करके दे देंगे।